चलिए भाई, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे डाईएजोनियम साल्ट। क्या स्टार्ट करें? नाइट्रोजीनस कंपाउंड की स्टडी चल रही है और नाइट्रोजीनस कंपाउंड में हमने सबसे पहले स्टडी की थी साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया था। जहां जहां उसकी रिएक्शन में हमको फोकस करना था वहां हमने उसको हाईलाइट किया था। दूसरी चीज, फिर आया NH2 ग्रुप, अमीन। अमीन में हमने स्टडी की एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद एरोमेटिक अमीन। क्योंकि नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस का हो, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंपैरेटिवली स्टडी करिए, लेकिन हाईलाइट किसको करना आपको? एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड। तो एरोमेटिक अमीन की भी स्टडी की। इसी अमीन ग्रुप में नाइट्रोजीनस कंपाउंड में आज हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है डाईएजोनियम साल्ट। एजो किसको बोलते हो? एजो नाइट्रोजन का नाम है और उसने बोला डाईएजो मीन्स दो नाइट्रोजन होगी उसमें, डाईएजोनियम साल्ट। इसका मतलब ना ये एसिड है ना बेस है, ये साल्ट है। अच्छा, साल्ट भी कैसा है? ये साल्ट इनऑर्गेनिक एसिड का साल्ट है। इनऑर्गेनिक मीन्स एक तो इसमें नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर भी लग सकता है, क्लोरीन भी लग सकता है, फ्लोरीन भी लग सकता है। तो इसलिए डाईएजोनियम साल्ट इनऑर्गेनिक एसिड का साल्ट है। फार्मूला लिखता हूं। अब इन जनरली जो स्टडी है फार्मूला बेस्ड, उसमें हम लिखते हैं C6H5N2Cl। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग है, दो नाइट्रोजन है और इस हेलोजन के प्लेस पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी पॉसिबल है और HSO4 माइनस कोई नेगेटिव पार्ट वहां प्रेजेंट होगा, क्योंकि साल्ट में दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले डाईएजोनियम साल्ट की हम प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करें जो बड़ी फेमस है। देखिए यहां पर यह बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में हम किसको अटैच कर दें? NH2 ग्रुप। तो आप पहचान गए होंगे सब कि ये कौन है? ये एनिलीन है। कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन, एरोमेटिक अमीन। बेंजेनामिन, IUPAC नेम बेंजेनामिन, या दूसरा IUPAC नेम अमीनोबेंजीन। अमीनो प्रीफिक्स है अमीन का और अमीन सफिक्स है। अगर आपको बेंजीन पहले बोलना है तो सफिक्स यूज होगा बेंजेनामिन, और आपको अमीनो पहले बोलना है तो ये प्रीफिक्स है अमीनोबेंजीन। इस तरह यहां पर हम चार्ट बनाकर उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले एनिलीन को, जो इसकी फेमस मेथड है, सबसे पहली मेथड है इसकी फर्स्ट मेथड है इसमें इसकी सबसे जो फर्स्ट मेथड है, इसको एनिलीन से ही प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन अलग अलग टाइप से इसको रिएक्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड, जब हम NaNO2 प्लस HCl दोनों को मिक्स करें और एनिलीन पर अटैक करें, लेकिन कम कंडीशन के साथ। रिएक्शन अपनी मर्जी से नहीं होगी। NaNO2 प्लस HCl दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? HNO2 का, लेकिन यहां पर HCl प्रेजेंट है। अब रिएक्शन क्या होगी?
रिएक्शन में आपको ये वाला मटेरियल प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड लगा इसलिए क्लोराइड, कोई और भी लग सकता है तो फिर नाम उसके बेस पे बदलेगा। NaNO2 प्लस HCl HNO2 प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन क्या होगी, यहां से N2Cl का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी टर्म कंडीशन क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, आइस कूल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और ऐसा बोलते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ होना चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मीनिंग होता है 0 डिग्री का प्योर 100% प्योर एसिटिक एसिड, जो 0% का हो, आइस की तरह हो, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसकी प्रेजेंसी में, या फिर सीधा सा कंसेप्ट याद रखिए, लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गड़बड़ होगी, क्योंकि टेम्परेचर इसकी कंडीशन है। ये डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन है। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय मिस्टेक तो क्या होगा, यही समझा देता। ये मटेरियल एरो पर है, ये भी होगा, लेकिन ये चेंज होगा। आपने टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फिर ये यहां से गायब हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रिएक्शन को ध्यान से लिखना। यही हमने दोनों कंडीशन को अप्लाई कर दिया। डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन तभी होगा टेम्परेचर लो होगा 0 डिग्री, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप डाइएजोनियम साल्ट का इंतजार करते हैं। सेकंड मेथड, फिर से ये ले NaNO2 और एसिड को चेंज कर दे। HCl लिया था तो क्लोरीन ने अटैक किया, अब HNO3 लेंगे। इसको यूज कर रहे हो आप HNO3, तो HNO3 का NO2 माइनस वाला जो पार्ट है वो इस पर अटैक कर देगा, साल्ट इसी तरह प्रिपेयर हो जाएगा। ये N2NO3, क्लोरीन के प्लेस पर कौन है, NO3, नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा, और HNO3 का नेगेटिव पार्ट क्या है, NO3 माइनस H प्लस, जब वो रिलीज होगा, क्योंकि तो इसमें भी तो HCl रिलीज हुआ था, H प्लस अलग हुआ, Cl माइनस, Cl जाकर के अटैच हुआ, ये भी डाइएजोनियम साल्ट, और इसको बोलते हैं डाइएजोनियम नाइट्रेट। तीसरा, इसी तरह फॉर्मेशन हो सकता है, NaNO2 को लीजिए और H2SO4 से रिएक्ट कर दीजिए, तो H2SO4 का एक H रिलीज होगा, HSO4 माइनस अटैच हो जाएगा, N2HSO4 नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये इसकी 3 प्रिपरेशन मेथड है, बोर्ड पर से नोट करिए, फिर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करें। ये इसके साथ की टर्म कंडीशन है, सभी पे अप्लाई होगी। कूल टेम्परेचर होना चाहिए, नोट करिए। दो मिनट का समय है आपके पास, नोट करिए पार्टिसिपेंट कौन कौन गायब है। चलिए, लिखने की स्पीड तेज रखिए। चलिए, ये
डाइएजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन मेथड है। चलिए भाई, नोट किया होगा आपने। अब अगले इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले लिखेंगे, जैसा आपको समझाया है कि ये साल्ट है इनऑर्गेनिक एसिड का। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट इज salt of inorganic acid. Second property, colorless solid. कैसा मटेरियल है ये? सॉलिड, कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड के बाद लिखिए वाटर सोल्यूबल। वाटर में ये कैसा है? सोल्यूबल है। चलिए, ये तीन प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है इसकी, डाइएजोनियम साल्ट की स्टडी करना है, और इसकी मेन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनकी स्टडी करिए। इसमें भी दो नेम्ड रिएक्शन आएगी, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। चार्ट बनाएंगे, उसी से आपको सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक समझ में आएगी। ये फार्मूला है डाइएजोनियम क्लोराइड का। बोर्ड पर से डायग्राम बनाइए। डाइएजोनियम साल्ट। अब इस डाइएजोनियम साल्ट में हमने डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है क्योंकि स्पेशल उसी की प्रॉपर्टी ज्यादा आती है। अब इसमें मैं 4 रिएक्शन लिखूंगा, 4 इसके बाद में चार्ट बनाएंगे, उन चारों रिएक्शन को देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले CuCl विथ HCl। दूसरी रिएक्शन CuBr विथ HBr। तीसरी रिएक्शन है CuCN एंड KCl। और चौथी रिएक्शन है ओनली कॉपर। ये चारों रिएक्शन का कंपैरेटिवली नाम है, मैं अभी आपको समझा था। कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंसी में जब HCl से रिएक्ट करोगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन का नाम है सेंड मायर रिएक्शन। नाम लिख देता है, सेंड मायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सेंड मायर रिएक्शन। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है डाइएजोनियम साल्ट के केस में। अब यहां क्या किया? हेलोजन को चेंज किया तो वहां पे हेलोजन चेंज हो जाएगा। ये आ गया, यहां कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। ये क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड है, ये ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड है। रिएजेंट ब्रोमाइड वाले चेंज किए, यहां साइनाइड का कंसेप्ट है। तो यहां ये C∧N साइनोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका? साइनोबेंजीन। ये कॉमन नेम है।
साइनोबेंजीन, फिर आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम आप सोच करके रखिए, मेरे को आप लोग आंसर दोगे। साइनाइड ग्रुप है, बेंजीन का डेरिवेटिव से, बेंजीन के साथ इसका सफिक्स यूज करना, अगर जिसको आता है वो नाम बताएगा। मैंने कॉमन नेम बताया साइनोबेंजीन, आपको आईयूपीएसी नेम बताना। चलिए, कॉपर के साथ, कॉपर के साथ जब रिएक्ट करोगे, ये तीनों रिएक्शन सेंडमायर के नाम से फेमस है। अब कॉपर की अकेले की प्रेजेंस ही है, तो यहां पर फिर से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां कॉपर क्लोराइड विद HCl के साथ है, और यहां कॉपर सिंगल ही है। ये तीनों रिएक्शन सेंडमायर है, ये सेंडमायर रिएक्शन नहीं है, ये कुछ और है, नाम लिख देता। ये रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। ध्यान रखिए, ये गाटरमान कोच रिएक्शन नहीं है। कौन सी रिएक्शन है? ओनली गाटरमान, गाटरमान कोच सिंथेसिस, गाटरमान कोच रिएक्शन। उधर चलिए, बेंजल्डिहाइड में थी, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड या बेंजल्डिहाइड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में थी, जो आपने स्टडी की है। तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान रिएक्शन। इन चारों का चार्ट बनाइए और आप लिखिए सेंडमायर रिएक्शन और गाटरमान। उसके बाद फिर बोर्ड पर दूसरा चार्ट बनाएंगे, और फिर एक स्पेशल जिस रिएक्शन के लिए फेमस है, डाइएजोनियम साल्ट, जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, और उसमें एचओडाई का फॉर्मेशन होता है, वो स्टडी करेंगे। नोट करिए। हाँ भाई, उसका आईयूपीएसी नेम किसने लिखा है? जरा उसका आईयूपीएसी नेम भी बता दीजिए। किसी का आंसर नहीं आया अभी? साइनोबेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नहीं। अच्छा, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, वो सोचिए। हाँ भाई, आंसर आए हैं, सही है। ये इसने गलत दिया है, प्रज्ञा ने आंसर जो गलत दिया है उसको सही करिए। प्रज्ञा, इसका आंसर बेंजीन नाइट्राइल करेक्ट है। पीयूषा काले ने सही दिया है, एक और कोई बच्चा था उसने भी सही दिया है। आपने जो लिखा है बेंजीन आइसोसाइनाइड, वो नाम गलत है, उसको करेक्ट करिए। साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होता है और बेंजीन से अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा बेंजीन नाइट्राइल। क्या हो गया आदित्य शाह, वीडियो को स्टार्ट कर लिया? चलिए, अगली रिएक्शन। अब इस चार्ट को मिटाएंगे और यहां पर डाइएजोनियम साल्ट की अगली रिएक्शन की स्टडी करेंगे। उसका यूपीएससी नेम लिखिए बेंजीन नाइट्राइल। बाकी सबके आईयूपीएससी नेम आपको पता थे। चलिए।
नेक्स्ट, अब डाइएजोनियम साल्ट की जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो इतनी फेमस नहीं है, आप केवल उनकी रीडिंग लगा के उनको रिमेंबर याद कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विथ के आई से जब इसको रिएक्ट करोगे तो आयोडाइड का अटैचमेंट होगा, आयोडाइड को लगा लीजिए, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आइडोबेंजीन। क्या फॉर्मेशन होगा, आइडोबेंजीन। उसके बाद NaBF4, सोडियम बोरोफ्लोराइड, इसको जब रिएक्ट करोगे तो फ्लोरीन का अटैचमेंट होगा, ये फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तीसरी इसकी रिएक्शन है कि अगर आप डाइएजोनियम साल्ट को यहां सीधा लिख लीजिए, हाई टेम्परेचर और वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है क्या होगा, पहले से फिक्स है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। लास्ट, H3BO2, बोरान का एक एसिड है और वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करोगे तो यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसकी एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इसके पहले आपने नोट किए वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको आप हाईलाइट करके याद करिए। ये डाइएजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसकी जो दो रिएक्शंस आती है वो भी बड़ी फेमस है, और फेमस होने के साथ, फेमस होने का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर उन रिएक्शंस को पसंद करता है और एग्जाम में आपको देता है, ये फेमस होने का मतलब होता है। फेमस होने का मतलब ये है कि उसको दुनिया जानती है कि इस रिएक्शन के बारे में बच्चों से पूछना है और इस रिएक्शन के बारे में बच्चा कितना जानता है। चलिए नेक्स्ट, नोट किया होगा आपने। अब कपलिंग रिएक्शन की स्टडी करेंगे। हेडिंग लिखिए, कपलिंग रिएक्शन। कपल फॉर्मेशन होगा, इस तरह कपल फॉर्मेशन होता है, देखते हैं। जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। चलिए भाई, सिंपल सी रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में इतना कोई लेंथी या आपको मैकेनिज्म की स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। दो कपलिंग रिएक्शन है, पहली फिनॉल से, पहली रिएक्शन किससे है, फिनॉल से, और दूसरी रिएक्शन है अमीन से। देखिए, इसको पहचाना कौन है, ये डाइएजोनियम साल्ट है, डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं। अब ये कपलिंग रिएक्शन देगा तो सबसे पहले किससे रिएक्ट होगा, फिनॉल से। और रिएक्शन को याद करना के बजाय उसकी राइटिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि लिखे कैसे। मैं ये OH ग्रुप इधर लिखने वाला था लेकिन उसको मिटाया, फिनॉल ग्रुप OH ग्रुप उधर ही रहेगा, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होना है।
हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से रिप्लेस होगा यहां से। बेंजीन रिंग में आप जानते हो यहां हाइड्रोजन होगा, वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। बस खत्म रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग एक वैलेंसी फ्री हुई और नाइट्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करके एक वैलेंसी फ्री की, बस ये एडिशन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये रिंग, ये N2, फिर ये रिंग और ये OH। आप इसको नाइट्रोजन को अलग अलग भी लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। किस नाम से फेमस है ये, ऑरेंज डाई। अभी एक येलो डाई का फॉर्मेशन और होगा। चलिए इसी को ले इधर, ये किससे रिएक्शन है, ये फिनॉल से रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में दो बेंजीन रिंग का एडिशन हो जाता है, ये हो गए दो बेंजीन रिंग। इसी तरह अभी एक रिएक्शन और बाकी है, जिसमें हम देखते हैं कि एनिलीन से ये कैसे रिएक्ट होगा। देखिए इस साइड लिख लेते हैं, ये एनिलीन, यहां का हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ, रिएक्शन वैसी है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये रिंग, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N, और ये रिंग से इधर रिंग अटैच है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से इधर कौन अटैच है, NH2, इसको बोलते हैं येलो डाई। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपने स्टडी की थी, वहां डाई का एक चैप्टर था, अलग अलग टाइप के डाई होते हैं, वहां पर ये भी थे। आज फिर आए हैं, फिर से ध्यान से समझिए, इसको बोलेंगे येलो डाई, उसको बोलते हैं ऑरेंज रेड डाई। फिनॉल से जब रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन होगी डाइएजोनियम साल्ट की, तब ये प्रोड्यूस होगा, और डाइएजोनियम साल्ट की जब एनिलीन से रिएक्शन होगी तो येलो डाई का प्रोडक्शन होगा। अब इनके नाम समझे, यहां से कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, वो पेरा पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखते हैं इसको, पेरा हाइड्रोक्सी। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजो। आप डाई लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, ये पेरा पोजीशन पर, एजो बेंजीन, ये इसका पूरा नाम है। इसका नाम लिखिए, अरे इसका क्या नाम लिखे, इसके हाइड्रोक्सी की जगह अमीनो लिख दो, नाम बन गया। तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, पेरा अमीनो डाइएजो बेंजीन, ये इसका नाम बन जाए। पूरी रिएक्शन को नोट करिए। इसके बाद डाइएजोनियम साल का यहाँ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड का एंड होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रो कंपाउंड, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड का लास्ट हेडिंग है। NO2 ग्रुप की स्टडी करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड में NO2 ग्रुप की भी कुछ रिएक्शंस, मींस जहां बेंजीन डेरिवेटिव होगा, नाइट्रोबेंजीन बड़ा फेमस है, और उसकी रिएक्शंस भी एग्जाम ओरिएंटेड है, उसकी स्टडी करेंगे। इनको नोट करिए, ये कपलिंग रिएक्शन है। चलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज आ रही है बढ़िया, समझ में आया सबको, ठीक है।
प्रज्वल को समझ में आ रहा है, प्रज्वल प्रणव को बड़ी केमिस्ट्री समझ में आ रही है, क्या बात है। चलिए कपलिंग रिएक्शन को नोट करिए तेजी से और इनको स्टार बना के लिखिए। कपलिंग रिएक्शन फेमस रिएक्शन। चलिए नोट कर लिया, हाँ ना बोलिए, सबने नोट कर लिया। तीन, केवल 3 बच्चों ने लिखा है। 4, चलिए भाई सभी ने लिख दिया है, ऐसा मैसेज आपने दिया है। अब मैं इस रिएक्शन को बोर्ड पर से मिटाऊंगा और इसी के साथ नाइट्रोजीनस कंपाउंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने अमीन ग्रुप की स्टडी की, डाइएजोनियम साल्ट की स्टडी, उसका एंड होता है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रो ग्रुप के कंपाउंड। नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो NO2 ग्रुप है। नाइट्रो, और इसको लिखने का पैटर्न है ऐसे, ये। और इसी का एक ब्रदर होता है जिसको हम आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, ONO, उसको बोलते हैं नाइट्राइट। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब उस ONO को यूज करते थे तो उसका सफिक्स O, नाइट्राइटो, इस तरह प्रोनाउंसिएशन हो जाता था। यहां पर है हम केवल नाइट्रो कंपाउंड में इसका आइसोमर्स की स्टडी नहीं करेंगे, सिंपल है, उसकी 1-2 रिएक्शन से आप उसको बुक में से भी याद कर सकते हो। हम यहाँ नाइट्रो कंपाउंड की स्टडी करेंगे, NO2, क्योंकि ये बड़ा फेमस है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डेड। ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में वाइब्रेशन करेंगे। इसके कारण नाइट्रो ग्रुप में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक इस तरह, ये पाई बॉन्ड उस ऑक्सीजन के पास है। कुछ देर बाद क्या होगा? दूसरी ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ये इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब एक सिंपली हम फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या होगा? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इधर, ये इन दोनों फार्मूलों का रिप्रेजेंटेशन है। तो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? नाइट्रो ग्रुप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हमको उससे क्या लेना देना? हमको सबसे पहले इसकी स्टडी करना है प्रिपरेशन मेथड। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, CH3 CH2 Br, एल्किल हैलाइड को लेंगे और AgNO2 से इसको रिएक्ट कर देंगे। किससे रिएक्ट करेंगे? AgNO2। तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा? ये C2H5
NO2। नाइट्रो इथेन, नाम क्या होगा इसका? नाइट्रो इथेन। और अगर आप इसके ब्रदर आइसोमर्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो जिसका नाम ONO है, नाइट्राइट, तो AgNO2 के प्लस पर KNO2 कर दीजिए। तो KNO2 के केस में ऑक्सीजन साइड से अटैक होगा, जैसे CH3 CH2 Br प्लस KNO2, इसमें ऑक्सीजन के साइड से अटैक होगा और इसमें नाइट्रोजन के साइड से अटैक हुआ, जो साइनाइड आइसोसाइनाइड का कंसेप्ट था। चलिए, तो मटेरियल क्या होगा? ONO। अब इसको नाइट्रो इथेन आप नहीं बोल सकते, इसको आपने क्या बोला? नाइट्रो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन थे। इसको आपको बोलना पड़ेगा एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। अब एल्किल ग्रुप में कौन है? इथेन, तो इथेन नाइट्राइट। इस तरह इसका नेम होगा। दोनों रिएक्शन को लिखिए। ये नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड है और ये नाइट्राइट जो उसका आइसोमर्स है उसकी प्रिपरेशन मेथड है। उसके बाद फिर दूसरी रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तेजी से लिखिए। चलिए, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड। नेक्स्ट मेथड, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा और फिर रिएक्शन को आपको समझना। CH2 Cl COOH, ये शायद एसिड है और इसमें क्लोरीन अटैच है एक, इसलिए मोनोक्लोरो एसिड है। तो इसका पूरा नाम क्या बना? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। IUPAC नेम में जाओगे तो क्या होगा? ये मेन कार्बन, ये 2 पर क्लोरीन है, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा। प्लस NaNO2, NaNO2 से इसको रिएक्ट करेंगे तो यहां से कौन जाएगा? क्लोरीन। यहां से कौन जाएगा? सोडियम। माइनस हो गया NaCl। अब कौन बचा? NO2, तो NO2 इधर अटैक करेगा। उसके पहले कौन चला जाएगा? उसके पहले यहां से CO2 एस्केप हो जाएगी। रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन ये शर्म के मारे इधर आ जाएगा, CH2 को CH3 बना देगा। CH3NO2, ये बना नाइट्रो मीथेन। तेजी से रिएक्शन को लिखिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आएगी, उसकी स्टडी करते हैं। चलिए, लिखा होगा आपने। अब थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में आता है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है।
और हाइड्रोकार्बन आप स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा वो मैकेनिज्म रिएक्शन क्या है, सबको आता है। ये CH3 CH2 CH3 नाम पहचान गए, शायद इसका नाम एन प्रोपेन। 3 नंबर की अल्केन है ये। 3 नंबर की क्यों ली? क्योंकि इस रिएक्शन में आपको 3 नंबर की जो अल्केन है उसी से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। 2 नंबर की लेते तो शायद आधी बात समझ में आती। 3 नंबर के कार्बन में पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसमें आपको समझ में आए। नॉर्मल प्रोपेन रिएक्ट विद HNO3, नाइट्रिक एसिड से इसको रिएक्ट करते हैं। और नाइट्रिक एसिड भी कैसा होना चाहिए? वेपर स्टेट। इट मींस इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर HNO3 वेपर स्टेट में चला जाएगा। मतलब HNO3 कौन सी स्टेज में? वेपर स्टेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन सुनते ही आपके दिमाग में 3 चीजें आई होगी। शायद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नहीं। शायद ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर आप बोलोगे नहीं। एक सब्स्टिट्यूशन और होता था जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। HNO3 पहले खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। और कौन करेगा उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट? देखिए, हम मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों को एक साथ समझेंगे। आपको ये समझ में आ गया ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो पहले फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। और फ्री रेडिकल कौन प्रोड्यूस करेगा? टेम्परेचर। क्यों हमने टेम्परेचर हाई यूज किया? क्योंकि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू होता है, नॉट हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो ये काम डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम हीट सप्लाई करते हैं। तो यहां जो HNO3 है सबसे पहले वो फ्री रेडिकल बनेगा। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में क्या होगा समझिए। HNO3 को मैंने बदल के लिख दिया और यहीं से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है? ऑक्सीजन का। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। ये कोवेलेंट बॉन्ड की पार्टनरशिप है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए होमोलिटिक क्लीवेज डिफिकल्ट होता है ऐसे केस में। अगर सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन में। लेकिन यहां डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है तो वैसे ही ये किसके साइड था? ऑक्सीजन के साइड होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को क्या रखना पड़ता है? हाई टेम्परेचर जो मैंने लिख रखा है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये हुआ होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज में? पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट हो जाता है। लाइक क्लीवेज। लाइक क्लीवेज। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, क्या प्रोड्यूस हो गया? OH का फ्री रेडिकल, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको कौन से फ्री रेडिकल से मतलब है? यहां
को नाइट्रो फ्री रेडिकल से मतलब है। क्यों? कि हमें नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो नाइट्रो फ्री रेडिकल अब क्या करेगा देखिए, ये स्टेप सेकंड, आप फ्री रेडिकल प्रोसेस की स्टडी कर चुके हैं। फ्री रेडिकल प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसको बोलते थे चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टार्ट हुई रिएक्शन, फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ। दूसरी स्टेप चेन ग्रोथ स्टेप, जिसमें फ्री रेडिकल आपस में अटैक करते रहेंगे और फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता रहेगा। तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें एंड कंटेनर में जितने भी मटेरियल है वो आपस में एज पर रिक्वायरमेंट रिएक्ट हो जाएंगे, रिएक्शन खत्म हो जाती है। चलिए, ये पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें नाइट्रो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ। अब ये नाइट्रो फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस अल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। देखते हैं क्या करता है। CH3 CH2 CH3 प्लस NO2। अब ये नाइट्रो फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, मींस इस पे अटैक करेगा, सीधी सी बात है। अब इसमें आप देखिए 3 कार्बन है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 2 कार्बन 1 डिग्री है और 1 कार्बन 2 डिग्री। अब ये नाइट्रो ग्रुप यहां अटैक करे तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 NO2। इस नाइट्रो ग्रुप ने यहां अटैक किया टर्मिनल कार्बन पर, इधर भी अटैक कर सकता, सेम प्रोडक्ट होगा। इसका नाम बोलो, इसका नाम है 1 नाइट्रो प्रोपेन। इसका नाम है 1 नाइट्रो प्रोपेन। और मैंने अभी जैसा आपको समझाया, ये 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन। और ये फेमस है 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए, फ्री रेडिकल 1 डिग्री इज अनस्टेबल देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री पर जब ये अटैक करेगा तो अनस्टेबिलिटी होगी मैकेनिज्म में, और 1 डिग्री वाला कंपाउंड कम मात्रा में बनेगा, लेस अमाउंट में बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 25%। और फ्री रेडिकल प्रोसेस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके कंटेनर में मोर देन 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो अभी तो एक ही प्रोडक्ट आया आपके सामने, अभी दिल दिमाग पर शांति से बैठा रहिए। दूसरा प्रोडक्ट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा प्रोडक्ट आएगा। इसके कंटेनर में 4 प्रोडक्ट होंगे जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। इसीलिए हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते और आप उसको याद नहीं करते। चलिए, अब ये NO2 इस पर भी अटैक करेगा। तो ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये सेकंड प्रोडक्ट CH3 CH NO2 CH3। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से प्रोसेस हुई, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये एक्सेस अमाउंट में बनेगा, ये सबसे मैक्सिमम अमाउंट में फॉर्मेशन होगा। कितना परसेंट, 40%। और अब इसका मैं IUPAC नेम नहीं लिखूंगा, आपको पता है 1 2 3 2 नाइट्रो प्रोपेन आप लिख सकते हैं। चलिए, थर्ड प्रोडक्ट। अब ये प्रोपेन बीच में से खुद ब्रेक होगी और ये 2 फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन कर सकती है। कैसे, यहां से ब्रेक करो तो इधर कौन सा फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, और इधर इथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। या फिर आपको लगता है कि सर इधर से नहीं, हम तो इधर से ब्रेक करेंगे, तो यहां से ब्रेक करके देख लो, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ये इथाइल बन जाएगा। समझाने का मतलब है, इसको किसी भी टर्मिनल से ब्रेक करो
दो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा, जिसमें से एक का नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरे का नाम है इथाइल फ्री रेडिकल। तो देखते हैं इसमें, अब ये NO2 इस मिथाइल ग्रुप पर भी अटैक करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल में तो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, उसके लिए वो चाहे जिसका मर्डर कर सकता है। तो ये क्या किया इसने, तीसरा प्रोडक्ट CH3NO2, नाम आपको पता है नाइट्रोमीथेन, ये थर्ड प्रोडक्ट है इसका। और ये कितना परसेंट बनेगा, 25%। 90% का हिसाब किताब खत्म हो चुका है, अब रिमेनिंग है 10%। इस इथाइल ग्रुप पे भी ये नाइट्रो अटैक करेगा और यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3CH2NO2। कितना परसेंट, 10%। इसका नाम है नाइट्रोइथेन। 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जिनको सेपरेट करना आपके बस का रोग नहीं है, इसलिए इसको इज्जत से लिख लीजिए जितने भी स्टेटमेंट मैंने बोले हैं, और याद रखिए। चलिए नोट करिए फटाफट, और इसमें लिखिए, स्टेटमेंट में बोल देता, ये नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड है। तो स्टेटमेंट लिखिए, when alkane react with HNO3 at about 450 डिग्री सेंटीग्रेड। एक लाइन तो ये लिखिए, दूसरी लाइन ये लिख लीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जांपल है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जांपल है। और ये डायग्राम बना लीजिए, और बाद में लास्ट में लिख लेना, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्री रेडिकल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं, ना याद करें तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जिनको हम बोलेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करिए तेजी से। चलिए भाई, नोट किया सबने? और बोलिए, किस किसने नोट कर लिया? लिखने की स्पीड तेज रखिए। कल शायद आपका टेस्ट है, 21 को शायद पहला टेस्ट था आपका।
चलिए आना लिखिए फटाफट, नोट किया? चलिए भाई, एक दो स्टूडेंट और बोलिए, लिख लिया क्या सबने? चलिए सभी ने लिखा होगा। अब इसी नाइट्रो कंपाउंड की, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की स्टडी की है अभी। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड अभी बाकी है। लिखिए इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिए। प्लीजेंट स्मेल नाइट्रो कंपाउंड की, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, प्लीजेंट स्मेल, लिक्विड, फिजिकल स्टेट में लिक्विड होगा, soluble in water, soluble in water and also soluble in organic compound. चलिए भाई, ये हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन की स्टडी करेंगे सबसे पहले। ये C2H5NO2 किसकी प्रेजेंसी में रिडक्शन करें? SN/HCl, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड का, तो हाइड्रोजन कितनी लगेगी? 6 हाइड्रोजन। पहले भी समझा चुके एक बार, ये अमीन की प्रिपरेशन मेथड भी, क्योंकि इसमें अमीन का फॉर्मेशन होगा। 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी, 2H2O का फॉर्मेशन होगा, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर अटैच हो जाएगी, C2H5NH2, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप इसका रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में करें, जैसे Zn प्लस NH4Cl, तो फिर यहां किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 NHOH। इस तरह एन हाइड्रोक्सी इथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा। ये वाला कंपाउंड होगा न्यूट्रल मीडियम, इसको जिंक प्लस NH4Cl को न्यूट्रल मीडियम बोलते हैं। लिखिए ये दोनों इसके रिडक्शन है। रिडक्शन के बाद आता है हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन के बाद आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में समझेंगे जैसे RCH2NO2, इसको बोलते हैं सिंगल अल्काइल ग्रुप वाला नाइट्रो कंपाउंड। यहां CH3 लगा केवल एक, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एसिड प्लस NH2OH। और अगर यहां 2 ग्रुप होंगे, यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ? एसिड का। और अगर यहां 2 ग्रुप लगे इस तरह,
तो फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू कीटोन का फॉर्मेशन होगा। दोनों रिएक्शन को लिखिए, रिएक्शन को लिखिए। ये हाइड्रोलिसिस से सिंगल अल्काइल ग्रुप होगा तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ डबल अल्काइल ग्रुप आ गया तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट करिए रिएक्शन। इसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। मैं क्लास में 10 मिनट बाद लगा था। नोट कर लिया? ये रिडक्शन है और ये हाइड्रोलिसिस। इसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हो सकता है अगले टेस्ट में आपको काम आ जाए, पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, उसको वापस से आपको रिवाइज करता, शायद आपको याद हो। देखिए, ये रिएक्शन ऐसी है जिसका नाम है ये, इसका नाम है, आर का मतलब आर आर शर्मा, पी का मतलब ब्लू, और व्हाइट का मतलब कलरलेस। ये इसके 3 मतलब है, रेड, ब्लू, व्हाइट। अब तो याद आया होगा आपको। RBW टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट है। 3 डिग्री पर हाइड्रोजन अब्सेंट होता कार्बन पर, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल RBW टेस्ट नहीं देता, उसमें कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन 1 डिग्री के अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, और इसी तरह 2 डिग्री के अल्फा कार्बन पर, या जो उससे अल्कोहल ग्रुप से अटैच है, उस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो हम नाइट्रो कंपाउंड में भी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब यहां कहीं नाइट्रो कंपाउंड का सेंटर में रिएक्शन जब चलती रहेगी तो बीच में कहीं नाइट्रो कंपाउंड आएगा, और मैं आपको रिएक्शन ये स्टडी करवा रहा हूं, नाइट्रो कंपाउंड रिएक्ट विद HNO2 ओनली। लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से? अल्कोहल के टेस्ट से। समझिए ध्यान से। CH3 CH2 OH, कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, सब पहचानते हैं। आगे रिएक्शन चलेगी, इसी को बाद में 2 डिग्री में चेंज कर लेंगे। पहला, फास्फोरस प्लस आयोडीन से जब रिएक्ट होगा तो अल्कोहल हेलाइड में कन्वर्ट होगा। CH3 CH2 I, इथाइल आयोडाइड, हाइड्रोइथेन। इसके बाद अब AgNO2 से इसकी रिएक्शन होगी, AgNO2। तो Ag क्या करेगा? Ag वही करेगा जो उसकी मर्जी है। Ag आयोडाइड को ले जाएगा और NO2 को चिपका जाएगा। तो क्या हो गया? AgI, ये सेपरेट हो गया, NO2 को इस पर अटैच कर दीजिए, CH3 CH2 NO2। ये नाइट्रोइथेन आ गई। इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन RBW टेस्ट से स्टार्टिंग की हमने,
और आप शायद इसको दूसरे नाम से बोलते हो विक्टर मेयर टेस्ट। कौन से नाम से जानते हो इसको? विक्टर मेयर टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किससे रिएक्शन होगी? यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गई नाइट्रो कंपाउंड की। रिएक्ट विथ HNO2, ये OHNO, किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम? नाइट्रो कंपाउंड की HNO2 से रिएक्शन है। ये मैंने इसको फैला के लिख दिया OHNO। और ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इस पर कितने है? ये 1 डिग्री अल्कोहल से स्टार्ट किया तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, एक जाएगा, ये गया, क्या माइनस हो गया? H2O, कोई लेना देना नहीं अपने को। ये NO ग्रुप इस कार्बन की वैलेंसी जो फ्री हुई इस पे अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH NO2 NO। अभी एक हाइड्रोजन है, मैंने ऊपर लिखा है इसका। अब देखिए रीअरेंजमेंट होगा। ये हाइड्रोजन किसके पास है? कार्बन के पास। और इधर कौन बैठा? ऑक्सीजन। तो कार्बन की क्या ताकत के इसको रोक लेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप नाइट्रोजन से। तो ये वाला कार्बन इस पर शिफ्टिंग कर जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CNO2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा NOH। और जब जब C डबल बॉन्ड NOH होता है तो ये ऑक्सीन जैसा बन जाता है। जब एल्डिहाइड कीटोन में आपने C डबल बॉन्ड NOH लिखा था तो उसका नाम ऑक्सीन भी तो रखा था, लेकिन इस पे यहाँ नाइट्रो ग्रुप बैठा है। नाइट्रोजन की इसके पास भरमार है, एक इधर नाइट्रोजन बैठी, एक इधर नाइट्रोजन बैठी, और यह हाइड्रोजन इस गलत फहमी से इसके पास आया कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसका भला कर देंगे। ये कार्बन को छोड़ करके आया। कार्बन तो उसको कम परेशान करता था, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करता था क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन हाइड्रोजन इधर भाग करके आया तो ऑक्सीजन क्या करेगी? OH बॉन्ड तो बना लेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और यहां से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है। और जो मटेरियल आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करता है वो एसिड होता है। इसका मतलब इसका नाम है, यहां लिख देता हूं, नाइट्रोलिक एसिड। इस मटेरियल का नाम लिखा है मैंने, नाइट्रोलिक एसिड। आगे रिएक्शन चलेगी। अभी मेन जो फाइनल कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शन है अभी बाकी है। अगर हम इसको KOH के सॉल्यूशन से या NaOH के सॉल्यूशन से रिएक्ट करें तो यह पोटेशियम या सोडियम, NaOH होगा तो सोडियम, KOH है तो पोटेशियम, ये पोटेशियम पॉजिटिव इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां अटैच हो जाएगा और कैसे कलर का सॉल्यूशन देगा? रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। इसीलिए इस टेस्ट का नाम क्या है? RBW टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। लेकिन अल्कोहल में जब स्टडी करोगे तो ये यहां से स्टार्ट होगा, नाइट्रो कंपाउंड में स्टडी करोगे तो यहां से चलेगी। अब कहां से याद करना है? क्योंकि अल्कोहल भी आपका सिलेबस है और नाइट्रो कंपाउंड भी आपका सिलेबस है, इसलिए इस रिएक्शन को पूरी फिर से लिखिए और याद करिए क्योंकि अल्कोहल के टेस्ट में ये आएगा पक्का। नोट करिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल का केस है। मानसी विभूते, चलिए भाई, आदित्य शाह बैठा है क्लास में अभी। आदित्य शाह जरा हाँ ना लिख तो। नहीं, आदित्य शाह गायब है।
ठीक है। अवनीश आदित्य शाह है क्लास में, ठीक है। अवनीश है, ठीक है भाई। बस दोनों की चिंता रहती है मेरे को यार, नीट में तुमको देखे भी बहुत दिन हो गए हैं, क्या स्थिति है तुम्हारी पता ही नहीं चलता है। चलिए नोट करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि ये अल्कोहल से भी कनेक्टेड है और नाइट्रो कंपाउंड से भी कनेक्टेड है, और एग्जाम में ये कहीं से भी पूछी जा सकती है। अल्कोहल से भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी केवल नाइट्रो कंपाउंड से आगे बढ़ा देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए, थ्योरी अगर आपको कंप्लीट है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और थ्योरी के बारे में पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन का मालिक भी भगवान है और आपका मालिक भी भगवान है। हाँ, आदित्य शाह बैठा हुआ है, अवनीश डाकू भी बैठा हुआ है। ये कौन आया भाई? अथर्व निगम। क्या करेगा आप पढ़ करके? चल देख ले थोड़ी देर फोटो, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन समझ ले, 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है कुछ भी। चलिए भाई, अब इसी रिएक्शन को बिना कुछ मिटाए हुए 2 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा? 2 डिग्री वाला नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इस अल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया? डबल। आप भी लिख लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए रिएक्शन लिखना। ये 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से हटाया और उसके प्लेस पे अल्काइल ग्रुप को डबल कर दिया। बस आप पूरी रिएक्शन में ऐसे ही करते चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और कौन आया है भाई? चलिए, अब यहां पर क्या होगा, यहां का एक हाइड्रोजन हटाइए, ये हटा दिया, और इसको क्या कर लोगे? डबल। ये आयोडाइड बन गया 2 डिग्री अल्कोहल का। आगे बढ़े, एजीआई अपना काम करके चला जाएगा, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो फिर इसको क्या कर ले? डबल। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये कंपाउंड है CH3 होल ट्वाइस CHNO। यहां तक आप बनाइए रिएक्शन, यहां तक 2 डिग्री के, ये आ गया 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस कार्बन से काउंट होते हैं, अमीन जैसा नहीं। NH2 1 डिग्री, NH2 डिग्री, M 3 डिग्री, इस तरह नहीं, ये 2 डिग्री आ गया। अब वही HNO2 से रिएक्शन, अभी इस कार्बन पर हाइड्रोजन है तो जाएगा, ये गया, ये वाटर चला गया। अब यहाँ कार्बन अकेला है, ये ध्यान रखिए, पर इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ NO2 और 4th वैलेंसी पे ये आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वहां बदल देता, क्या होगा? अब यहां से रिएक्शन को बदलेंगे, ध्यान से समझिए। ये H OH के साथ गया, NO इस पर अटैक करेगा, ये CH3 होल ट्वाइस, ये कार्बन, इस पर पहले से कौन लगा था सामने? NO2, और इस पर कौन आ गया? चल आप तो डायरेक्ट लगा लो NO, ये लगा गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस पर हाइड्रोजन नहीं है,
इस पर हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्राइल। ये वैसा नहीं है नाइट्रोलिक एसिड जैसा, ये स्यूडो नाइट्राइल है। और इसकी जब KOH से आप रिएक्शन करोगे या NaOH से, तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, प्रेसिपिटेशन देगा ब्लू कलर का। 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगी। नोट करिए, ये RBW टेस्ट है NO2 ग्रुप का। यही आज स्टोरी खत्म करते हैं। कल शायद आपका टेस्ट है, तो जैसा भी शेड्यूल आएगा व्हाट्सएप पे वैसा आगे काम करेंगे। ओके, बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।